बाजार में आज एक कमजोर शुरुआत के संकेत, ग्लोबल संकेत अभी भी मिले जुले और थोड़ी मजबूती की तरफ, लेकिन भारतीय बाजारों में कल की शानदार रिकवरी के बाद आज सुस्ती में क्या खरीदारी के मौके हैं या फिर करनी है पोजीशन हल्की। और रिजल्ट्स के लिहाज से आज है बेहद बड़ा दिन, तो रहेगा पूरा एक्शन। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। कल के दमदार एक्शन के बाद आज की चाल कैसी रहेगी? मिडवीक सेशन है, एक्सपायरी से एक दिन पहले हैं हम, तो सर भरपूर एक्शन के थैंक गॉड की एक्सपायरी नहीं है आज। मतलब एक्सपायरी हो और अगर 19 वायदा कारोबार की कंपनी, वैसे कल भी कौन सा कम रहने वाला है, कल भी एक्शन काफी कुछ है, लेकिन आज का पूरा एक्शन तो दीप स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से नतीजे हैं तो शायद इंडेक्स से ज्यादा फोकस स्टॉक्स पर रहे, लेकिन इंडेक्स पर फोकस रहना तो है ही। और आइए उन सारे ट्रिगर्स को देख लीजिए जिनके दम पर बाजार में आज एक्शन होगा। 4 बड़े ट्रिगर्स अमेरिकी बाजारों में फिर से रिकॉर्ड बने। डाउ और S&P ने रिकॉर्ड बनाया। नैस्डैक भी अपने पुराने रिकॉर्ड हाइस के बेहद करीब पहुंचा है। हाँ, ऊपरी स्तरों पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है, लेकिन फिर भी अमेरिकी बाजार लगातार मजबूती का संकेत दे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। कल बाजार बंद होने के बाद आए नतीजों में ऐसा कोई डिजास्टर, बहुत ज़्यादा खराब हो जाए वैसे नतीजे नहीं है, बहुत तोड़ फोड़ भी नहीं है, मिले जुले नतीजे, कुछ अच्छे तो कुछ कम अच्छे, ये कहना ठीक है। और आज तो बता ही चुके हैं, 8 निफ्टी की कंपनियां हैं, 11 वायदा कारोबार की कंपनियां हैं, और IRB इंफ्रा ये स्टॉक भी रहेगा फोकस में, रहेगा क्या है ही काफ़ी दिनों से। और फाइनली जिस खबर के दम पर शायद स्टॉक में एक्शन था वो अब आपके सामने आ चुकी है। कुछ प्राइवेट इक्विटी फंड्स यहाँ पर 40% हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं और उसके दम पर स्टॉक में भरपूर एक्शन दिखा है। बिल्कुल सर, बड़ी डील है और इस पर ब्रोकरेजेस की भी राय है। थोड़ी देर में बताएंगे कि क्या है खबर और साथ ही ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। नतीजों के लिहाज से तो सर बहुत ही बड़ा दिन है, और कहीं फोकस करना चाहिए? आज तो पूरा नतीजों का ही एक्शन रहेगा। फिर फोकस तो डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं दीप, स्टॉक्स पर रहना ही है, रहना है। और इतनी दिग्गजों के नतीजे, मुझे याद नहीं आता पिछली बार कब एक साथ 8 कंपनियां निफ्टी की एक ही दिन में रिजल्ट देते हो। आज कोई ऐसा क्या डेट है? आज 27 अक्टूबर, बुधवार, कोई विशेष दिन है ऐसा, मतलब शुभ? आई थिंक ये हफ्ता, क्योंकि अगले हफ्ते वो दिवाली का सीजन है, तो शायद इस हफ्ते थोड़ा निपटाना चाहते हैं, निपटा रहे हैं काम। तो चलिए, रिजल्ट्स के लिहाज से पूरा एक्शन रहना ही रहना है, इसमें कोई डाउट नहीं। फ्राइडे का भी सर ऐसे ही रहने वाला है। फ्राइडे भी बड़ा दिन, आज और फ्राइडे दोनों ही दिन बड़े रिजल्ट हैं। पर सर एक बात है, मतलब नतीजों पर तो फोकस है, बाजार पर भी फोकस है, पर 24 घंटे पहले जाते हैं जब आपने 8 बड़ी चीजें हमें बताई थी, जिस तरह से बाजार का एक्शन आपको कल बनते हुए दिख रहा था। और कल की जो ये बड़ी मूव आई है, ये आपने सुबह ही प्रेडिक्ट कर ली थी, कहा था कि अब बाजार मूव के लिए तैयार है, बल्कि मंडे को भी हम बात कर रहे थे। पर कल 8 चीजें आपने ऐसी बताई थी जिसके दम पर बाजार आगे बढ़ सकता है, और उन्हीं के बारे में आपसे जानना चाहता हूं। एक बार पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि कौन सी वो बड़ी फैक्टें थी जो अनिल जी ने कही थी जिसके दम पर कल बाजार में बड़ा एक्शन दिखा। सबसे पहला और बड़ा कारण ये कि हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में जो कुछ भी करें, लेकिन हमारे ठीक विपरीत अमेरिका कर रहा है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट इस तरह के हमारे कमजोर बाजार में इससे ज्यादा आप उम्मीद ही ना करें। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया है। तो पहला सपोर्ट वहां से आ रहा है। दूसरी चीज, आमतौर पर जब करेक्शन होता है तो करेक्शन के साथ साथ आपके कुछ अहम लेवल्स आते हैं जी। उन अहम लेवल्स के आसपास बाजार पहुंच चुका है। तीसरा, रिजल्ट सीजन से झटके नहीं लग रहे, करेक्ट है ना, सबसे बड़ी बात। चौथी चीज बताता हूं आपको जी, पुट कॉल रेशियो मंथली एक्सपायरी है 0.82 के आसपास ओवरसोल्ड है। पांचवी चीज बताता हूं जी, फाइनली परसों के सेशन में घरेलू फंड ने 400-500 करोड़ की खरीदारी की थी जी। थोड़ा बड़े दिनों बाद खरीदारी का आंकड़ा आया था। एक बाइंग सपोर्ट आपको चाहिए किसी से, ट्रेडर्स के पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली इस वक्त, वो मार्क टू मार्केट लॉसेज में बैठे हैं। बिल्कुल, ये हो गया 5वां कारण कि घरेलू फंड आने लगे। 6ठा कारण बताता हूं कि जो ट्रेडर्स थे उनके काफी मार्क टू मार्केट लॉसेस होकर स्टॉक्स की पोजीशन भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। 7वां कारण बताता हूं दीप, और वो ये है कि एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। आमतौर पर एक ट्रेंड के बाद जब एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होती है तो वो कहीं कहीं बेस बनने का संकेत देती है। 8वां पॉइंट ये कि मार्केट का करेक्शन पूरा होने का संकेत जो बनेगा वो उन्हीं शेयरों से बनेगा जिनसे गिरावट की शुरुआत हुई थी। ओके, इसमें एक रीज़न और है अनिल जी, जिस पर मैं थोड़ी देर में आपसे चर्चा करूंगा। पर ये जो आपने बड़े फैक्टर्स बताए थे उनके दम पर बाजार में एक्शन दिखा था, भरपूर एक्शन आते हुए दिखा। क्या और मूव अभी भी संभव दिख रही है या फिर कैसे अब देखें इसको? दीप, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये सीरियसली मैं बोलूँ, मुझे भी नहीं पता मैं 8 रीज़न कहाँ से सोचा और कहाँ से बोला, और शो शुरुआत करने के पहले मेरे दिमाग में था भी नहीं।
जैसे आपने सवाल पूछा वैसे जवाब निकला एक्चुअली। सो वो एकदम स्पॉन्टेनियसली था। हाँ, मतलब पता नहीं कहाँ से आया कि भाई हाँ ये कारण हो सकते हैं जो तेजी के हो सकते हैं। खाली एक ही रीज़न था जिसकी वजह से सावधान रहना था, वो था कि एफआईज के डेटा वो आज भी उतने अच्छे हैं नहीं। और अगर आपको एसजीएक्स निफ्टी 40-50 पॉइंट नीचे दिख रहा है तो इस वजह से नहीं दिख रहा है कि कोई ग्लोबल मार्केट्स खराब है या डाउ फ्यूचर्स खराब है ना। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र वजह कल के सेशन में ऑनेस्टली मैं भी उम्मीद कर रहा था कि एफआईज की बिकवाली का दबाव कम होगा जी सर, एटलीस्ट खरीदारी का आंकड़ा ना भी आए तो बेचेंगे नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा हुआ नहीं। तो थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर प्रेशर रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाजार एकदम आपको खराब हो जाएंगे या सिर्फ एक दिन की रिकवरी थी, एक दिन की शॉर्ट कवरिंग थी। कल भी जब हम बात करते ये कि है थोड़ा ऊपर जाने की जगह है, लेकिन रुक रुक कर अटक अटक कर और आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना चाहिए। तो आज कमज़ोर शुरुआत होगी तो उस कमज़ोर शुरुआत में खरीदारी का मौका ढूंढेंगे। तो और कल ट्रेंड आपके लिए सिंपल था, बाय ऑन डिप्स। दिन में कहीं भी आपको मौका मिले खरीदारी कीजिए। आज बाय ऑन इंपॉर्टेंट डिप, मतलब कहीं भी नहीं खरीदना, लेवल्स पे आए वहां खरीदना, लेवल्स का इंतजार करें और अपने लेवल्स पर आने पर खरीदें। वो मैं लेवल्स आपको बताऊंगा। तो खरीदना तो है, गैप से खुले, जितना ज्यादा गैप से खुलेंगे उतना जल्दी खरीदेंगे। अच्छा, ये बात क्लियर है। जितना ज्यादा गैप से खुलेंगे उतना जल्दी खरीदेंगे। और उसका रीजन ये कि बाजार नेचुरली कल जितने ओवरसोल्ड थे उतने आज तो नहीं है, काफ़ी कुछ शॉर्ट कवरिंग हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी कोई ओवरबॉट नहीं है या भारी नहीं है या अभी भी ऐसा नहीं कि शॉर्ट्स खत्म हो गए। तो थोड़ा सा अभी मुझे लगता है अभी भी निचले स्तरों से आपको शॉर्ट कवरिंग का और फ्रेश खरीदारी का सहारा मिलेगा, इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं है। बहुत चिंता की बात नहीं है। चलिए, तो बढ़िया संकेत है। और इंडेक्स मूव पर तो सर फोकस रहने ही वाला है क्योंकि एक्सपायरी के करीब है हम। पर एक और अहम बात जो 8वां फैक्टर कल आपने कहा था वो बड़ी बात थी, वो थी स्टॉक्स को लेकर, और स्पेशली वैसे स्टॉक्स को लेकर जहां पर इससे पहले हमने देखा था काफी पिटाई हुई थी। रिबाउंड की आपने बात करी थी, कल भी वैसे ही होते हुए दिखा। एक बार देख लेते हैं क्या सलाह दी थी आपने। जिस समय आपको कोई आईआरसीटीसी, जिस समय कोई आपको इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिस समय कोई आपको टाटा पावर, ये स्टॉक स्टेबल होते हुए दिखे, तब समझ लिए मार्केट भी स्टेबल होगा। अब ये नए इंडेक्स है, न कोई मार्केट लीडर है, करेक्ट, लेकिन ये सेंटिमेंट का इंडेक्स है। करेक्ट। इन्होंने शुरुआत की खराब होने की, अच्छा होने की भी शुरुआत यही करेंगे। जबरदस्त एक्शन इन सारे स्टॉक्स में। टाटा ग्रुप की सर आपने बात करी, सारे स्टॉक्स भाग रहे थे सर, ये थोड़ा एक्शन और कंटिन्यू हो सकता है या फिर एक जो गिरावट के बाद बाउंस आना था वो आ गया? टाटा ग्रुप में हो सकता है। टाटा ग्रुप में हो सकता है। टाटा ग्रुप में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि देखिए आईएक्स, आईआरसीटीसी, इस तरह के जो शेयर हैं जो काफ़ी उछल कूद मचा रहे हैं, ये फंडामेंटली ड्रिवन ज़्यादा है, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन के हिसाब से ज़्यादा चल रहे हैं। करेक्ट। सो इसलिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन टाटा ग्रुप के शेयरों में वाकई में बाय ऑन डिप्स, चाहे वो आप टाटा मोटर्स ले लें, टाटा पावर ले लें, टाटा केमिकल ले लें, और कौन सा भूल गया मैं, एक और बोलना, टाइटन था, नहीं टाइटन नहीं, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील रिजल्ट तक टाटा स्टील भी बाय ऑन डिप्स है। तो ये 4 स्टॉक्स, टाइटन पे मेरी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड कवरेज मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। मतलब ये नहीं कि स्टॉक वो नहीं चल सकता है, वो खराब है या वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन इन 4 शेयरों पर मैं ज़्यादा नज़र रखता हूँ। तो मुझे लगता है ये चारों ही बाय ऑन डिप्स। और इस वक्त अगर आपको इस कमज़ोर बाजार में कहीं सेफ्टी चाहिए, ऐसे स्टॉक में जहां आपको ये लगता है कि समझो मैंने ले लिया और स्टॉक 5-10% नीचे आ गए और बाद में वापस जब रिकवरी आएगी तो उसका भाव आएगा या नहीं आएगा, ये सवाल आपके मन में जब भी आए तो सिर्फ ये 4 स्टॉक पर फोकस, ये 4 स्टॉक्स इनको खरीदना है। ओके, अंडरस्टूड। हाँ, ताकि आपको है ना, सपोज आपने 1320-30 जो भी है टाटा मोटर्स, टाटा स्टील समझो ले लिया। अब ग्लोबल रिस्क रहती है हमेशा मेटल्स में जी, पता नहीं किसी दिन रात को उठ के चाइना कुछ कर दे, अमेरिका में कुछ आ जाए, कोई भी खबर बाहर की आ सकती है, लोकल रिस्क नहीं है, बाहर के रिस्क है। 1350 में आपने ले लिया, 1200 हो गया, तब भी चिंता की बात नहीं, वापस आपको 1350 भी मिलेगा। हाँ, वो मिलेगा। टाटा मोटर्स आप किसी भी भाव में एंटर करके बैठे हैं, आपको 550-600 में छूटने को मिलेगा, आराम से प्रॉफिट बनेगा। सो पॉइंट ये कि आपको उन, टाटा पावर है, समझो आपने 235-40 में ले लिया, 210 हो भी गया, तो चिंता की बात नहीं है। ये शेयर वो हैं जो आपको वापस से एक मौका दे देंगे एग्जिट करने का, ट्रेडर्स के लिहाज से। इन्वेस्टर्स को तो खैर चिंता करनी नहीं। आईआरसीटीसी, आईएक्स जैसे हाई बीटा मिड कैप्स में आपको ट्रेडिंग से परहेज करना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ही इन लेवल्स पे
जब करेक्शन में आए, किसी दिन 5-10% वापस से नीचे मिले, सर्किट लगते हुए दिखे, तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। लॉन्ग टर्म इनका ठीक है, शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटाइल ज़्यादा रह सकते हैं। बिल्कुल स्पेशली इस सीरीज में तो दोनों पर ही हमने बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल एक्शन देखा है, बल्कि आई थिंक IEX आज भी वायदा कारोबार के बैन में ही है। बैन में अभी भी? आज भी बैन में है सर, बिल्कुल। कल आया नहीं बाहर, लग रहा था शायद आ सकता है, बट हुआ नहीं उस पर एक्शन। आइए सर फिर आज का एक्शन समझे। नतीजे तो काफ़ी आएंगे, काफ़ी नतीजों पर रिएक्शन भी होगा, पर क्यूज़ आपको आज के क्या कह रहे हैं? ग्लोबल संकेत काफ़ी बेहतर है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वहाँ पर अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है, नतीजों के दम पर शायद फेसबुक के रिजल्ट्स कमजोर आए थे, तो कमजोर आए थे, 4% गिरे। हाँ, तो उस वजह से नतीजे ठीक थे, बट आई थिंक वही है जो भारत में हुआ, ज़्यादा है, तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है फिर वो। बट बाकी अदरवाइज अमेरिकी बाजारों में कहीं कोई समस्या नहीं। डाउ, S&P दोनों ने रिकॉर्ड हाइज बनाए हैं और रिकॉर्ड हाइज पर बंद हुए। नेस्डेक ऑलमोस्ट रिकॉर्ड के नजदीक है, 1% दूर है। तो ओवरऑल वहाँ के मार्केट बहुत ही बढ़िया है। इससे कोई मतलब इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। अगर आपको यही चाहिए कि 500-400 पॉइंट ही रोज डाउ दिखे, वो तो संभव नहीं है। जो है उसमें काम चलाइए। संकेत बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ग्लोबल बढ़िया है। FIs के संकेत नेगेटिव साइड पर, थोड़ी हम आगे विस्तार से बातचीत भी करेंगे। घरेलू फंड्स के पॉजिटिव साइड पर हैं। वायदा कारोबार के संकेत मेरे लिए आज भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव से हल्के से एक नॉच नीचे, न्यूट्रल से पॉजिटिव के बीच में, ठीक है। उसके बाद सेंटिमेंट आपके लिए न्यूट्रल है, अभी भी पॉजिटिव होने में एक दिन का, और अगर आज हम पॉजिटिव क्लोजिंग देते हैं तो सेंटिमेंट आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। चलिए, तो ट्रेंड पॉजिटिव है और FIs एक नेगेटिव है, अदरवाइज बाकी सारे संकेत पॉजिटिव या न्यूट्रल ही हैं आज के लिए। लेवल्स फिर कल की रिकवरी के बाद जो आपको कॉन्फिडेंस देने वाली लाइन की मुझे आज जरूरत महसूस नहीं हुई, मैंने हटा दी कि 17,850 17,950 के नीचे जब तक बंद तो दूर हो गया। हाँ, अब दूर है तो अब वो कॉन्फिडेंस की आज जरूरत नहीं। जिस दिन जरूरत होगी फिर से लिख दूंगा। आज के लिए सीधा जोन देता हूँ, सपोर्ट जोन का है 18,100 18,175 दिन के लिए सपोर्ट जोन है, और इस रेंज में आने पर खरीदारी आएगी, आनी भी चाहिए और आपको भी करनी चाहिए। इसके नीचे का रेंज एकेडमिक पर्पज से है 17,950 18,050, ये लेवल आसानी से टूटने वाला नहीं, ब्लाइंड बाय जोन। ऊपर 18,300 18,375 की रेंज है। और अब दीप एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अब तक मैंने कई बार लगातार 25 से 50 पॉइंट की रेंज दी कि 18,000 अच्छा सपोज निफ्टी के ऊपर की रेंज दे रहा हूँ, 18,300 18,325 दिया करता था। अब धीरे धीरे ये रेंज बढ़ रही है। उसकी दो वजह है। पहला, आप वो 10-12 हज़ार के लेवल पे निफ्टी पे नहीं है, करेक्ट, कि 50 पॉइंट 60 पॉइंट में भी आधा % हो जाते थे। बिल्कुल राइट, पहली चीज़। बिल्कुल। दूसरी चीज़ है कि मार्केट की वोलेटिलिटी भी बढ़ रही है। पहले जैसी नहीं है कि आप दिन भर 150-100 पॉइंट की में घूम फिर के काम खत्म कर लेते थे, 50-75 पॉइंट में गैप से खुलने के बाद ऊपर या नीचे उस रेंज में रह जाते थे। अब आपके लिए इंट्राडे में वोलेटिलिटी बढ़ रही, तो अब आपको 50 पॉइंट की बजाय 75-75 पॉइंट की रेंज ज़्यादा मिलेगी। ओके, बता देना जरूरी नहीं तो अचानक से लोगों को लगा रही क्या हो गया, रेंज क्यों बदल रही। तो मैं नहीं बदल रहा, डेटा बदल रहे हैं। बिल्कुल। तो डेटा के हिसाब से मुझे जब वापस से मार्केट का समझो एक्शन सीमित दायरे में होता दिखेगा, छोटी रेंज में बाजार ट्रेड करेंगे, मैं छोटी दूंगा, जैसे बाजार ट्रेड करेंगे उस हिसाब से दूंगा। तो 18,300 18,375 हायर जोन है आपके लिए। उसके ऊपर 18,425 18,475 परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग की रेंज ये आपके लिए निफ्टी पर बनती है। ठीक है सर, चलिए बैंक निफ्टी 40,825 41,000 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट जोन है। इसके नीचे 40,525 40,600 ये वो रेंज है जहाँ पर मजबूत सपोर्ट है। 40,500 के आसपास अगर आएगा बाजार तो वहाँ पर अच्छी खरीदारी बैंक निफ्टी पर बनेगी। ऊपर कितना जा सकते हैं, 41,350 41,500 ये पहला रेंज है, जोन है जहाँ पर बाजार रुकते हुए दिखेंगे। इसको पार किया 41,650 से 41,800 वो रेंज है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों ही आपको बैंक निफ्टी में आती हुई दिखेगी। इस पर आपको करना है फोकस। जी दी। चलिए सर, तो ये जो है बड़े लेवल्स आज के लिए। ट्रेडिंग रेंज आज की कैसे देख रहे हैं सर? ट्रेडिंग रेंज के लिए आज से अगर आप देखेंगे तो 18,175 18,300 दिन की छोटी रेंज है। ओके। 18,100 18,375 दिन की मीडियम रेंज लेकर चलें। 18,050 से 18,425 ये दिन की बड़ी रेंज हो गई आपके लिए। और आप बंद हुए 18,250 265 के आसपास, तो ये रेंज आपके लिए बड़ी रेंज के तौर पर। बैंक निफ्टी 41,000 41,350 छोटी रेंज, 40,825 41,500 दिन की मीडियम रेंज है, और 40,525 से लेकर 41,800 की रेंज बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चलें। ठीक है सर, अंडरस्टूड। तो ये तो रहे सारे रेंज। डेटा में सर पोजीशनिंग तो एफआईएस की कल फिर से घटी है, और 2 दिनों में सर हमने एक अच्छा रिबाउंड बाजार में आते हुए देखा है, पर इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि पीसीआर अभी भी 1 के नीचे ही है। तो इतना रिबाउंड के बाद भी पीसीआर ऐसे नीचे कैसे है सर?
एक चीज मैं सोच रहा हूँ और ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जी जो थोड़े समय में मैं कंफर्म करूंगा दीप, और इसके लिए मैं शायद एक और सीरीज नवंबर का इंतजार करूँ। जी क्या पुट कॉल रेशियो हमें कुछ ऐसे संकेत दे रहा है कि पहले हम पुट कॉल रेशियो में जनरली 160 170 के आसपास आने पर हम ये कहते थे कि ओवरबॉट है। बिल्कुल। अब 2-3 बार से मैं ऐसा देख रहा हूँ पुट कॉल रेशियो 130 135 140 पे आता है और वहीं से मतलब ओवरबॉट हो जाता है। बिल्कुल। सेम वे ओवरसोल्ड वाला लेवल पहले 1 के आसपास भी होता था, 110 पे भी होता था, ओवरसोल्ड हो जाता था। अब वैसा नहीं हो रहा। अब वैसा नहीं हो रहा। अब 0.9 0.8 के आसपास ओवरसोल्ड ज्यादा हो रहा है। सो क्या पुट कॉल रेशियो अपनी रेंज बदल रहा है? हमें अंडरस्टैंडिंग बदलनी पड़ेगी हाँ, इस पे। नहीं हमें तो मार्केट के हिसाब से, Adjust डेटा करना के हिसाब से एडजस्ट होना है। हमारे हिसाब से तो मार्केट एडजस्ट होने वाला नहीं है। ये गलत फहमी तो रखनी भी नहीं चाहिए। सो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरे है दिमाग में ये चीज, ये क्या ये बदलाव हो रहे हैं क्या वक्त के साथ होते हैं। एक जमाना मैंने देखा 2008 के बुल रन में, उस समय जो 2007-2008 में जो अनाप शनाप तेजी हुई थी, बिल्कुल। तब जब आप बिलीव नहीं करेंगे पुट कॉल रेशियो 190 तक जाता था, 2 तक जाता था, 2 तक 190। हाँ, देखा हुआ है उस जमाने में। तो उस समय तब जा 160 वाट तो बहुत नॉर्मल मानते थे कि ठीक है ना, 160 है 170 है, क्या फर्क हो। 180 90 2 होता था तो, और उस बीच में जब मंदी आई तो मतलब एक पे तो कभी ओवरसोल्ड हुआ 0.6 0.65 पे जाके ओवरसोल्ड होता था। सो वक्त के साथ, मूड माहौल के साथ, खाली एक ही चीज जो नई दिख रही है मुझे इस बार, जी बुलिश मार्केट में, इतनी तेजी के मार्केट में इतना कम पुट कॉल रेशियो मैंने पहले नहीं देखा। इसलिए मैं भी अपने आप को एडजस्ट करने के पहले या समझने के पहले थोड़ा वक्त देना चाहता हूँ, कि ऐसा ना हो कि मैं अब तक जो सीखा हूँ वो भी भूल जाऊँ, नया भी ना सीख पाऊँ। तो इसलिए थोड़ी नजर है। ये नवंबर की सीरीज से हम और थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि पुट कॉल रेशियो कहाँ। फिलहाल मैं पुराने डेटा और पुराने अनुभव के साथ जा रहा हूँ, तो 1 के नीचे पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड के नजदीक तो जरूर है। तो अगर डिप मिला तो आज फिर से थोड़ी निचले स्तरों से शॉर्ट कवरिंग आएगी। चलो मान लो 0.98 छोड़ भी लो, 0.85 0.8 के आसपास आएगा तो वहां से तो पक्का पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड हो ही जाएगा। क्लियर है सर। तो चलिए, यहाँ पर भी सहारा दिख रहा है। अब फिर मौजूदा पोजीशंस वालों को क्या करना है सर? 18,100 ये है आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल निफ्टी पर, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। यानी कि कल के लोज तोड़े तो फिर एक बार की आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर लें। बैंक निफ्टी भी कल का लो तोड़े तो स्टॉप लॉस का इंतजाम करें 40,800। ठीक है, ठीक है, ये आपके लिए दोनों ही लेवल हो गए लॉन्ग पर, निफ्टी और बैंक निफ्टी। शॉर्ट साइड पर कल वाले जो स्टॉप लॉस दिए वही रखने हैं। ओके। 18,400 निफ्टी का कल भी दिया था, नहीं ट्रिगर हुआ, आज भी वही रखिएगा। बैंक निफ्टी का 41,500 दिया था, 41,500 कल भी ट्रिगर नहीं हुआ, आज भी नहीं होना चाहिए। तो कल वाले स्टॉप लॉस में कोई बदलाव नहीं है शॉर्ट साइड पर। लॉन्ग साइड पर थोड़े से स्टॉप लॉस मैंने ऊपर की तरफ खींचे हैं। ये आपके लिए स्टॉप लॉस हो गया। अब आइए नई पोजीशन। 18,100 18,175 मेरे लिए अच्छी रेंज है, जहां पर खरीदारी का मौका देखूंगा अगर बाजार कमजोरी के साथ नीचे खुलते उस रेंज में आते हैं तो। ठीक है, 17,950 का थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस होगा, लेकिन यही लगाइए मेरे बोलने पर। ठीक है, 18,250 18,300 18,350 बस 3 काफी है, बस इतने, बहुत ज्यादा नहीं। जहां बड़ा मुंह दिख रहा है, जहां आपको पूरा फुल कॉन्फिडेंस देना है, कल 8 रीजन गिना के बता दी कि डरना मत आज पूरे दिन पर। आज का व्यू तेजी है, आज तेजी का रुझान है, लेकिन लेवल से, और प्रॉफिट बुकिंग हर लेवल। प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। ये जब तक है ना सेलिंग फिगर बंद नहीं होता ना, जी, तब तक ओवर बुलिश नहीं होना। जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस है कि नीचे से बाइंग आएगी, लेकिन ओवर बुलिश नहीं होना। और शायद हो सकता है वो गुरुवार के बाद दिखे, कल की एक्सपायरी निकाल ले, फिर और मूड बनाएंगे, देखते हैं क्या कुछ होता है। एग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं तो कल का लो स्टॉप लॉस लगाइए 18,100 का, यानी कि यहाँ से 250-150 पॉइंट नीचे है। टारगेट जो बनेगा 18,300 पहला होगा आपका, 350 375 425 475। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अभी 500 के ऊपर की तेजी में नहीं देख रहा, अब नहीं देखा। एक एक लेवल एक एक से हम आगे बढ़ेंगे। अपने कोई जल्दबाजी नहीं कि वापस से लाइफ हाई आज ही बना लेना है, कल ही बना लेना है, परसों बनाना है। आराम से लेवल्स के हिसाब से चलो, रुक रुक कर देखते हुए चलो। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं शौक फरमाएं शॉर्ट करने का। 18,350 18,425 अच्छी रेंज है, जहां पर आप शॉर्ट करने का मौका देख सकते हैं। अगर बाजार ऊपर मिले आपको और इस रेंज में आते हुए दिखे, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए 18,500 का। ट्रिगर हो तो हो जाने दीजिए, कोई आपको अफसोस नहीं होना चाहिए कि क्यों ट्रिगर हो गया, दुख मत करिए, हो जाने दीजिए, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करिए। 18,300 250 छोटे टारगेट होंगे, 200 175 मीडियम टारगेट, और फाइनल टारगेट 18,125 का होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, 50 पॉइंट नीचे दिख रहा है SGX, और ऐसा कोई खास कारण नहीं दिख रहा कि जिससे 50 पॉइंट ऊपर खुल जाए।
ठीक है। तो अगर फ्लैट खुले, ऊपर खुले, तो कहाँ पर आपको बेचना चाहिए या कैसे बेचना चाहिए? तो एग्रेसिव ट्रेडर्स अगर आप हैं तो निफ्टी 18,400 के स्टॉप लॉस के साथ बेच दीजिए। कल भी आपको 18,400 का ही स्टॉप लॉस दिया था, आज भी वही है। 18,400 के स्टॉप लॉस से अगर आप बेचेंगे तो नीचे का टारगेट जो बनेगा 18,200, 175 छोटे टारगेट हैं, 125, 100 मीडियम टारगेट है और 18,050 का फाइनल टारगेट। ये आपके लिए बेचने की राय है। ठीक है सर, तो ये तो रही आपके लिए निफ्टी पर स्ट्रैटेजी। बैंक निफ्टी पर कैसे पोजीशन बनाना है सर? खरीदना है बैंक निफ्टी अगर 40,600, 40,800 के रेंज में आता है दीप, तो वहाँ खरीदना चाहिए। 40,800 से शुरुआत कीजिए, 800 मतलब 825 कर लें। बेसिकली 40,500 से 40,800 सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है डेटा के लिहाज से। ओके। तो 40,800 पे थोड़ा लीजिए, 500-600 के आसपास थोड़ा और लीजिए, स्टॉप लॉस 500 के नीचे का लगा लीजिए। 41,000, 41,225, 41,350 तीन टारगेट रखने बस, ओके, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं अभी। एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप कल के लो पर स्टॉप लॉस लगाइए और वो है 40,800 का। दूर है मुझे पता है, लेकिन अगर सपोज आप 200 पॉइंट नीचे खुले, 41,000 पे खुले, तो फिर आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा दूर नहीं लगेगा। करेक्ट। इसलिए 40,800 का आपको स्टॉप लॉस, यानी कल का लो टूटता है तो फिर एक बार निकल जाएं डिसिप्लिन के तौर पर। अदरवाइज समझिए 250-300 पॉइंट नीचे मिल गया SGX बैंक निफ्टी, वहाँ खरीद लीजिए। टारगेट जो फिर से बनेंगे वो बनेंगे 41,350, 41,500, 650 और 800 के टारगेट बनेंगे, जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी। क्लियर है सर, ये खरीदारी वाला हो गया। खरीदारी। शॉर्ट वाले भी आज दोनों हैं। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए पहले 41,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। कल हमने 41,400 क्रॉस नहीं किया, थोड़ा और ऊपर 41,500 का ये वायदा कारोबार के डेटा के हिसाब से लेवल आ रहा है। 41,500 का स्टॉप लॉस है। 41,000, 40,825, 40,600 और 40,525 ये होंगे टारगेट। और अगर आप रेंज में शॉर्ट करना चाहें तो 41,500 से 41,800 की रेंज में आने पर शॉर्ट करें। 42,000 का आपका माफ कीजिएगा स्टॉप लॉस होगा अगर आप बेचना चाहते हैं रेंज में। तो 41,375, 41,250, 41,200 और 41,000 ये सारे टारगेट हैं जिसके लिए बैंक निफ्टी में आपको ऊपर के लेवल पर करनी है बिकॉल। अंडरस्टूड सर। तो चलिए सारे के सारे लेवल से, और आज अग्रेसिव रेगुलर दोनों के लिए, दोनों इंडेक्स में दोनों तरह के मौके, दोनों तरह के ट्रेड हैं, तो सारे हर कोई खुश होगा आज फिर ट्रेड करके। अब मिल रहे हैं रेंज और डेटा मिल रहे हैं तो मैंने दे दिया है। चलिए तो चलिए ट्रेडिंग के बढ़िया मौके हैं। बैन लिस्ट में भी एक बदलाव हुआ है, दो बदलाव है एक्चुअली। कैनरा बैंक वापस बैन में आ गया है, पर उसके सामने एस्कॉर्ट्स बैन से बाहर है। सन टीवी, NMDC, इंडिया बुल्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और सेल ये अभी भी बैन में बने हुए हैं। डेटा की बात कर लें सर, आपने थोड़ा हिंट तो इसका दिया ही था, पर अगर डिटेल्स में देखें तो लग रहा था FIs सपोर्ट करेंगे, पर कल नहीं करा। कैश में भी बिकवाली और फ्यूचर्स में भी बिकवाली सर। हाँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आंकड़ा बिकवाली का जो आया है वो थोड़ा निराश करने वाला है। आज मेरा थोड़ा सा मूड कल जितना मजबूत नहीं दिख रहा, तो इसी वजह से। अगर ये आंकड़ा अच्छा था तो मैं कल ही की तरह बहुत कॉन्फिडेंटली, एक वो। दूसरा, ये कल बाजार बंद होने के बाद जो रिजल्ट्स आए वो भी कोई एक भी ऐसा रिजल्ट तोड़फोड़ नहीं था। कोई मेरे पास आज टेक महिंद्रा नहीं है, कल मेरे पास कल की तरह ICICI बैंक नहीं था। तो कुछ तो ऐसा चाहिए ना कि जो बजाज फाइनेंस अच्छा है लेकिन क्या 5% बढ़ जाएगा? जवाब ना है। बजाज फाइनेंस है सर, यू नेवर नो, बढ़ भी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बजाज फाइनेंस में पूरे गांव को पता है कि रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं और सबके टारगेट 8,100, 8,200 के। करेक्ट। अब ओब्लाइज कर भी सकता है, यू नेवर नो, बट देखते हैं। तो लेकिन वो एकदम मतलब देखते वो कॉन्फिडेंस होना कि नहीं ये तो 5% ही बढ़ेगा जी, और निफ्टी का स्टॉक है, वो वाला कोई नहीं है मेरे पास। सिप्ला है, अच्छे रिजल्ट, कुछ खराब नहीं है बिल्कुल, लेकिन क्या सिप्ला 5% ऊपर खुल जाएगा? जवाब ना है। तो मुझे निफ्टी के लिए जो सपोर्ट चाहिए वो कहाँ है? वो मिसिंग है। तो कल की शॉर्ट कवरिंग, कल की खरीदारी के बाद FIs के जो डेटा है वो थोड़े से मुझे सावधान रख रहे हैं कि ऊपर के लेवल पे थोड़ा रुकेगा तो हम अपने लेवल से खरीदेंगे। 2370 करोड़ की बिकवाली कैश में हुई है FIs की। इंडेक्स भी 340 करोड़ के बेचे और स्टॉक्स भी 150 करोड़ के फ्यूचर्स में बेचे हैं। तो नेट आप देखिए बिकवाली 2800-2900 करोड़ की है FIs की तरफ से। घरेलू फंड ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, कैपेसिटी तो ज़्यादा है वैसे, लेकिन खरीदे हैं 1385 करोड़ के। थोड़ा सपोर्ट उनकी तरफ से नीचे के लेवल पर आ रहा है, वो ठीक है। वायदा कारोबार के डेटा में आइए दीप, 18,200 ये तुरंत सपोर्ट का काम करेगा। देखिए अब आज जो 2 दिन से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 18,200 के ऊपर से गिनना शुरू करिए कि तेज़ी कितनी है। आज भी मैं आपको 18,200 के हिसाब से बोलूँगा और वो ये कि मंदी आप 18,200 से गिनिए। आज अगर 60-65 पॉइंट नीचे आ जाए तो चिंता मत कीजिए, आप खराब है ही नहीं। आप खराब कब होंगे? जब आप 18,200 के नीचे ट्रेड करेंगे। और क्यों वो समझ लीजिए। 18,200 के पुट पर 41 लाख शेयर है,
18,200 के कॉल्स पर 40 लाख शेयर, बराबरी का मामला है। तो 18,200 के आसपास आने पर पहले तो पुट राइटर यानी कि तेजी करने वाला मजबूत खड़ा रहेगा कि मुझे और लेना है। कॉल राइटर जो बेच कर बैठा है, कल 18,300 भी जिसने देखा 100 पॉइंट ऊपर, वो सोचेगा चलो छोड़ो ना यार, ख़त्म करते हैं, शॉर्ट काट लेते हैं। तो वहाँ सपोर्ट मिलना चाहिए। सो हो सकता है 18,175, 18,200 आपके लिए तुरंत प्रभाव से सपोर्ट का काम करे। और जब तक 18,175, 18,200 के नीचे निफ्टी आज ट्रेड ना करें, तब तक आपके दिल में, दिमाग में, शरीर में और आपके बैंक अकाउंट में, नहीं बैंक अकाउंट में तो आ सकती है मार्क टू मार्केट लॉस के हिसाब से, बाकी कहीं कमजोरी नहीं आनी चाहिए। वहीं पर आती है कमजोरी और वहाँ से सब जगह फैलती है। तो ये आपका 18,200 है। 18,300 को पार करके टिके तो फ्रेश खरीदारी, फ्रेश शॉर्ट कवरिंग बनेगी। तो इनिशियली रेंज आपके लिए 18,175, 18,325 बन जाएगी। ये 150 पॉइंट की रेंज में टाइम पास करेगा निफ्टी। अंडरस्टूड। बैंक निफ्टी जी 41,000 जब तक नहीं टूटता है तब तक आपको कमजोरी फील ही नहीं करनी है। 41,000 के नीचे से ही आपको गिनना है कि आप कमजोर होना शुरू होने हैं। और मजबूती अगर आपको फील करनी है तो 41,500 के ऊपर। तो ये रेंज है 41,000, 41,500। इसी कल भी आप क्लोजिंग में बात करी थी रेंज की, और इसीलिए बीचों बीच बंद भी है। कल पूरा देखिए ना, 2:30 बजे से 3:30 बजे तक बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं किया टाइम पास के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल वहीं का वहीं 25 पॉइंट ऊपर, 25 पॉइंट नीचे, दिन पूरा 1 घंटा निकाल दिया। निफ्टी में अच्छी मूव आई थी एंड भी। तो चलिए देखते हैं, एक्शन भरपूर है, दोनों तरफ के मौके हैं ट्रेड के। आइए फिर जान लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। नतीजों के लिए बड़ा दिन है आज और नतीजे भी काफी सारे हैं जहां पर रिएक्शन है। मानसी, वरुण, कुशल और साथ ही आशीष हमारे साथ हैं तैयार। मानसी गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु, बिल्कुल सही कहा आपने, नतीजों के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। कैश स्पेस की कम से कम 40 कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं। कुल मिलाकर 50 कंपनियां अपने नंबर्स पेश करती हुई दिखेंगी निफ्टी, एफएन और कैश में। कैश की चुनिंदा कंपनियां एजिस लॉजिस्टिक, अपोलो ट्राइकॉट, ग्रीन पैनल, केईआई इंडस्ट्रीज, लक्ष्मी मशीन वर्क, रेमंड, टीटीके प्रेस्टीज और कई सारी कंपनियों के नंबर्स पर फोकस रहेगा। टीटीके प्रेस्टीज नंबर्स के साथ शेयर विभाजन पर भी बोर्ड बैठक कर रहे हैं। एमपीएस लिमिटेड बायबैक पर विचार करेगा। वहीं सागर सीमेंट भी पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक करेंगे। प्राइस बैंड रिवीजन आईआरबी इंफ्रा का हुआ है 20% से 10%। कल बाजार बंद होने के बाद एक्सिस बैंक के नतीजे आते हुए दिखे। लो प्रोविजनिंग के चलते कंपनी का मुनाफा जो है वो सुधरा है और असेट क्वालिटी जो है वो भी अनुमान से ज्यादा बढ़ती हुई हमने देखी है। प्रोविजनिंग जो है 4,343 करोड़ से 1,735 करोड़ रही, जिसके चलते मुनाफा जो है 86% तक की बढ़त दिखा रहा है। 3,133 करोड़ पर कंपनी ने मुनाफा पोस्ट किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 8% बढ़ती हुई दिखी है। ग्रॉस एनपीए 3.8% से 3.5 रहे। नेट एनपीए 1.2% से 1% रहे। नेट स्लिपेजेस जो है यहाँ पर हमने 82% की गिरावट देखी है। फ्रेश स्लिपेजेस जो है 6,518 करोड़ से 5,464 करोड़ पर जाते हुए दिखे हैं। अच्छे नतीजे ओवरऑल नजर आ रहे हैं। टोरेंट फार्मा स्लाइटली बिलो एस्टिमेट नंबर्स हैं। कंपनी की आय जो है 6% बढ़ती हुई दिखी है। 2,165 करोड़ का अनुमान था, 2,137 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट की है। कामकाजी मुनाफा 4% बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन 31.5% के आसपास ही इंटैक्ट रहे हैं और मुनाफा जो है 2% यहाँ पर बढ़ोतरी दिखा रहा है। इसके अलावा निप्पॉन लाइफ मुनाफा जो है स्लाइटली अनुमान से बेहतर आता हुआ दिखा है, जहां पर 150 से 190 करोड़ का हमारा अनुमान था। 214 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया। 47% की बढ़त है यहाँ पर और आय में 27% की बढ़त कंपनी ने पोस्ट की है। Q2 मार्केट शेयर की अगर बात करें 7.3% पर ये जाते हुए दिखे हैं। AUMs की अगर बात करें 7.3% पर है और इंडस्ट्री रिटेल फोलियो जो है उसमें हमने देखा है इंडस्ट्री रिटेल पोर्टफोलियो का शेयर जो है 10.2% से 12.5% तक बढ़ता हुआ दिखा है। और नाम इंडिया के AUMs एज ऑन सितंबर 30 की बात करें 4 ट्रिलियन तक यहाँ पर है। तो कंपनी के नतीजे स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट। ओके, तो ढेरों नतीजे हैं जो आए हैं पोस्ट मार्केट और रिएक्शन होगा। कुशल से भी जानते हैं कुछ और ही ऐसे बड़े नतीजे। कुशल मॉर्निंग बताएं। मॉर्निंग दीपांशु, देखिए अंबुजा सीमेंट्स मिली जुली सेट ऑफ नंबर्स दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कंपनी की आय जो है 13% बढ़ी है। हालांकि मार्जिन्स पर 2% का कट आकर 21.7% पर मार्जिन्स है। मुनाफा 441 पर अनचेंज्ड है और सेल्स वॉल्यूम 9% बढ़ती हुई दिखी है। महानगर गैस नंबर्स कमजोर साइड पर देखने को मिल रहे हैं, खासकर मार्जिन्स पर आप फोकस डालिए। 49.4% से 13% का कट आया यहाँ पर और 36.4% के मार्जिन्स कंपनी दर्ज किया है। साथ ही कंपनी का मुनाफा भी 9.2% घटकर 204 करोड़ पर आता हुआ
दिखा है। वॉल्यूम में, कुल वॉल्यूम में करीब 30% की बढ़त देखने को मिली है। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स हैं, नो सरप्राइजेज। इनफैक्ट मार्जिन देखिए 29.3% से 28%। साथ ही कंपनी के मुनाफे में 11% का उछाल देखने को मिला है, 96 करोड़ पर यह आंकड़ा जाता हुआ दिखा है। इसके अलावा इसके लिए एक बड़ी खबर भी है कि डॉक्टर लाल पैथ लैब्स जो है 1150 करोड़ में सबर्बन डायग्नोस्टिक्स के अधिग्रहण को बोर्ड से मंजूरी मिलती हुई दिखी है और अगले 1 महीने में यह अधिग्रहण पूरा किया जाएगा। साथ साथ आईआरबी इंफ्रा पर भी नजर रखिए, नंबर्स जो है बेहतर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। खासकर मार्जिन्स जो है 1% बढ़कर 47% पर आई है और अगर आप कंपनी का घाटा देखें पिछले साल का 20 करोड़ का, उसके मुकाबले 42 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। और आईआरबी इंफ्रा में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए करीबन 5,347 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है कंपनी की, जिसमें फेरोवियल एसए को 3180 करोड़ में 24.9% हिस्सेदारी जो है ये खरीदेगी। साथ ही जीआईसी जो है 2167 करोड़ में 16.9%, यानी कि बड़ी जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट यहाँ पर होती हुई दिखेगी। और जो प्राइस है वो 211 रुपये 79 पैसे प्रति शेयर रखा गया है और मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो 28-29% के डिस्काउंट पर ये वैल्यू आ रही है। इनफैक्ट पूंजी का जो इस्तेमाल है ये कर्ज कम करने में किया जाएगा और साथ ही नई जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट्स में इस पूंजी का इस्तेमाल किया जाएगा। और 20 नवंबर को डील पर शेयर धारकों की मंजूरी के लिए ईजीएम भी बुलाई गई है। सीआरएम सिल्क मिल्स, इसके भी नंबर्स बेहतरीन साइड पर आते हुए दिखे। हमने आपको नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में इसे बताया था, जहां पर आय आप देखिए 457 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 480 करोड़ का आंकड़ा कंपनी दर्ज किया है। साथ ही कंपनी का मुनाफा 53 करोड़ पर आया, हमारा अनुमान 40 करोड़ का था। तो ओवरऑल नंबर सीआरएम सिल्क मिल्स के बेहतर साइड पर देखने को मिले। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और नतीजे, और नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में सीआरएम सिल्क मिल्स। कल भी अच्छा प्रदर्शन रहा और नतीजे भी दमदार आते हुए दिखे हैं, तो देखते हैं आज स्टॉक किस तरह का मूव दिखाएगा। वरुण, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन से नतीजे और खबरें हैं? गुड मॉर्निंग दीप। तो यहाँ पे अनूप इंजीनियरिंग, यहाँ पे नतीजे अच्छे आए हैं। कंसोलिडेटेड नतीजे अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यूज तो 2% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। 21% से बढ़ के 25% पे आए हैं। मुनाफा 12 करोड़ से बढ़ के 16 करोड़ के आसपास आया है। सैनोफी इंडिया नंबर स्टेबल है, लेकिन मार्जिन में यहाँ गिरावट हुई है। रेवेन्यूज तो 10% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन 28% से गिर के करीब 26% के आसपास आए हैं। कंपनी को एक अतिरिक्त मुनाफा हुआ है 489 करोड़ का, जिसके चलते कंपनी का जो मुनाफा है 530 करोड़ पे आया है, 133 करोड़ से बढ़ के। अगर ये एक्सेप्शनल आइटम को हटा देंगे तो मुनाफा जो है कंपनी का एक्चुअली गिरा है। वही रैमको इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे कंपनी के नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यूज जो है 19% बढ़े हैं, मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी हुई है 16% से बढ़ के 18%। मुनाफा जो है 55% बढ़ा है, 22 करोड़ से बढ़ के 34 करोड़ पे आया है। बिरला सॉफ्ट नतीजे थोड़े कमज़ोर हैं, रेवेन्यू 7% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन जो है गिरे हैं, 14% से गिर के करीब 13% के आसपास आए हैं। मुनाफे में भी करीब 10% के आसपास की गिरावट हुई है। ओरिएंटल एरोमेटिक्स, यहाँ पे नतीजे कमज़ोर हैं, रेवेन्यूज़ 25% बढ़े, लेकिन मार्जिन्स पे एक तगड़ा हिट लगा है। 27% से गिर के मार्जिन सीधे 9% पे आए हैं। एबिटा भी देखिए 49 करोड़ से घटकर 20 करोड़ के आसपास आया है। मुनाफा 64% गिरा है, 33 करोड़ से घटकर करीब 12 करोड़ के आसपास आया है। तो नतीजे थोड़े कमज़ोर है। और सूर्य रोशनी स्टेबल नंबर्स है, लेकिन मार्जिन में गिरावट है। रेवेन्यूज़ 42% बढ़े हैं, लेकिन कंपनी का जो मार्जिन है 7% से गिर के 5% पे आया है। मुनाफा केवल 5% बढ़ा है, 42 करोड़ से बढ़ के 44 करोड़ के आसपास आया है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और नतीजे। आइए कुछ और खबरें और नतीजे जानते हैं मानसी के साथ। मानसी, बताएं। दीपांशु, वैबको इंडिया कंपनी के स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स हैं, लेकिन मार्जिन में एक डिप दिखाएं। आय में 47% की बढ़त है, मार्जिन जो है 15% से 10% रहे हैं और मुनाफा जो है इसमें 9% की गिरावट देखने को मिली है। जेंजार टेक्नोलॉजीज मिले जुले नतीजे हैं। कंपनी की आय जो है 12% बढ़ी है 1050 करोड़ पर। कंपनी की मार्जिन 14% से 11% पर रहे हैं और मुनाफा जो है इसमें 96 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। दरअसल पिछली तिमाही में यहाँ पर 89 करोड़ की एक्सेप्शनल आइटम थी, जिसका एक इम्पैक्ट है जो कि नतीजों पर पड़ता हुआ दिख रहा है। अकेलिया सॉल्यूशंस कमजोर नतीजे, कंपनी की आय टूटी है, कामकाजी मुनाफे में 16% की गिरावट है। मार्जिन 37% से 31% और मुनाफा जो है वो भी 22% टूटता हुआ दिखा है। ENIL अच्छे नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए हैं। कंपनी की आय में 52% की बढ़ोतरी, 73 करोड़ की आय पोस्ट की है। कामकाजी नुकसान देख रही थी 6 करोड़ का, अब कामकाजी मुनाफा 10 करोड़ का देख रही है कंपनी और नुकसान जो इनका ये भी कम हुआ है, 25 करोड़ के मुकाबले अब 11 करोड़ का नुकसान यहाँ पर लॉस कंपनी देख रही है। त्रिवेणी टरबाइन कंपनी की रेवेन्यूज जो हैं ये बढ़े हैं 11%, कामकाजी मुनाफे में 21%
की गिरावट है। मार्जिन 27% से 19% रहे हैं और मुनाफा जो है 174 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वन ऑफ और टैक्स राइट बैक के चलते मुनाफे में एक बड़ा आंकड़ा हम देख रहे हैं। इसके अलावा गति लिमिटेड कंपनी के मिले जुले नतीजे हैं। कंपनी की आय करीब 20% बढ़ती हुई दिखी है 399 करोड़ पर। कंपनी के मार्जिन जो है 5% से 4% रहे हैं और मुनाफा जो है इसमें एक बड़ा जंप दिखा है। 8 करोड़ से कंपनी ने 50 करोड़ का मुनाफा पोस्ट किया है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ और नतीजे। आइए कुछ और खबरें जाने कुशल के साथ। कुशल बताएं। बिल्कुल, इनफैक्ट यहाँ पर जय भारत मारुति के नंबर्स आप देखिए, नंबर्स थोड़े से कमजोर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। 10% से 7% मार्जिन आए हैं और कंपनी का मुनाफा जो है 60% गिरता हुआ दिखा है, 9 करोड़ से 4 करोड़ पर। कुछ खबरें हैं मेरे पास, जिसमें भारती एयरटेल सबसे पहला है। स्पेसिफिकली यहाँ पर सऊदी अरेबिया की नियम टेक के साथ वन वेब जो इनकी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है भारती एयरटेल की, उनके जेवी में करीब 20 करोड़ डॉलर का जो है निवेश का किया जाएगा और 1500 करोड़ रुपए आईएनआर में ये वैल्यू है। और मिडिल ईस्ट और साथ ही ईस्ट अफ्रीका में ये सैटेलाइट सर्विसेज देने का इन्होंने ये जेवी बनाया है। MEP इंफ्रा सोलापुर रिंग रोड के लिए इनको 183 करोड़ रुपए के इनकी जेवी को ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। अगले 2 साल में ये ऑर्डर पूरा किया जाएगा। पॉलिसी बाजार का IPO 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच खुलेगा। प्राइस बैंड 940 से 980 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। 5625 करोड़ रुपए का ये कुल IPO है। और अंत में SGS एंटरप्राइजेस, यहां पर भी सेम डेट्स पर IPO खुलेंगे 1 से 3 नवंबर के बीच। प्राइस बैंड 531 से 542 और ये 800 करोड़ रुपए का IPO है। ओके, तो IPO मार्केट में भी बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कई सारी IPOs हैं, बल्कि इसी हफ्ते हम 2 IPOs खुलते हुए देखने वाले हैं। आइए एक बार डाल लेते हैं नजर ब्रोकरेज रेडार पर FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही है आज रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग दीपांशु। ढेर सारी रिपोर्ट्स आई नतीजों के बाद। सबसे पहले देखिए अंबुजा सीमेंट्स, नतीजे तो बढ़िया थे लेकिन ब्रोकरेज हाउस का भरोसा भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आया। क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है। लक्ष्य जो है 435 से बढ़ाकर 450 कर दिया है। 380 कल की क्लोजिंग है। वहीं अगर आप देखें तो मैक्वारी ने बहुत कम टारगेट प्राइस इंक्रीज किया, 461 से 463 रुपये कर दिया है। 440 से लक्ष्य को घटाकर 414 किया गोल्डमैन सैक्स ने। न्यूट्रल की रेटिंग दी है JP मॉर्गन ने। जेफरीज भी स्टॉक पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, हालांकि जो लक्ष्य है वो 20 रुपये घटाया है। कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर भी नतीजे अच्छे हैं। खासतौर पर आप देखिए कि लोन ग्रोथ करीब 15% साल दर साल की देखने को मिली है और आगे जाकर ग्रोथ आउटलुक भी ब्रोकरेज हाउस को बढ़िया नजर आ रहा है, जिसके चलते जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं। लक्ष्य 2340 से बढ़ाकर 2560 रुपये कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने भी इक्वल वेट की रेटिंग दी और लक्ष्य बढ़ाया, 1900 से बढ़ाकर 2250 रुपये कर दिया है। JP मॉर्गन ऐसे जो न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं 1900 रुपये के लक्ष्य, हालांकि जो लक्ष्य उन्होंने भी 50 रुपये एडजस्ट किया है। करीब की 2211 रुपये की जो है कल की क्लोजिंग नजर आती है। सिप्ला यहाँ पर नजर रखिए, नतीजों का इंपैक्ट आएगा। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1150 रुपये के लक्ष्य। ये कह रहे कि भारतीय मार्केट्स में बढ़िया असर बिक्री देखने को मिली है, ग्रोथ अच्छी रही है। सिर्फ US को छोड़ दे तो एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी प्रदर्शन काफी बढ़िया देखने को मिला है, जिसके चलते इस वित्त वर्ष के EPS अनुमान में इन्होंने करीब 3% की बढ़ोतरी की है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे 1122 रुपये के लक्ष्य। बजाज फाइनेंस, यहाँ पर भी नतीजों का असर रहेगा। JP मॉर्गन न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे 6000 से लक्ष्य बढ़ाकर 6800 रुपये कर दिया। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है और ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज़्यादा लक्ष्य यही दे रहे हैं, 6850 से बढ़ाकर 9060 रुपये कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स और बर्नस्टीन देखें तो स्टॉक पर थोड़े से बेरिश नजर आ रहे हैं, क्योंकि टारगेट प्राइस जो है करंट मार्केट प्राइस के नीचे है। इसके अलावा एक्सिस बैंक, यहाँ पर भी नजर रखिए। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा 1020 रुपये के लक्ष्य लिए। मॉर्गन स्टैनली ने 1000 रुपये का लक्ष्य दिया है। CLSA खरीदारी किराए दे रहे हैं 1080 रुपये के लक्ष्य लिए और ये मान रहे कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिहाज से आप देखें तो कंपनी के नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिले। नाम इंडिया, यहाँ पर नोमेरा की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा और लक्ष्य बढ़ा है, 400 से बढ़ाकर 470 कर दिया है। 430 कल की क्लोजिंग है। और जेफरीज भी देखें तो स्टॉक पे बुलिश नजर आ रहे, क्योंकि उन्होंने भी 465 रुपये पर लक्ष्य को बढ़ाकर कर दिया है। डॉक्टर लाल पैथलैब पर नोमेरा के जो व्यू है बदला नहीं है, अभी भी जो है रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है और यहाँ पर जो लक्ष्य दिया है वो 2465 रुपये का दिया है, करंट मार्केट प्राइस से नीचे का दिया है। रिड्यूस की रेटिंग है। अपोलो हॉस्पिटल्स पर नोमेरा की खरीदारी की राय है 4746 रुपये के लक्ष्य। और अंत में MGL, यहाँ पर भी नतीजों का असर है। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां पर खरीदारी किराए को तो बरकरार रखा लेकिन लक्ष्य काटा है, 1670 से घटाकर 1570 रुपये कर दिया है। ओके, तो ये है तमाम रिपोर्ट जिन पर आज रहेगा एक्शन भरपूर। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। पहले नतीजों का पूरा विस्तार से विश्लेषण समझ लेते हैं। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, शुरुआत बेहद दमदार और मजबूत नतीजों के साथ बताएं, कौन से स्टॉक्स हैं इस लिस्ट में आज?
मॉर्निंग सर। पहले सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट से चालू करते हैं। बजाज फाइनेंस क्लियरली मेरे लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर था सर। इसमें दो चीजें सर जरूरी देखिए। नंबर्स का तो मेरे ख्याल में आपके एनालिस्ट ने आपको बता ही दिया होगा। आई थिंक दो चीजें जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगी, एक तो कॉल सर। कॉल में उन्होंने क्लियरली बोला कि जो उनका गोल है आरओए का, जो रिटर्न ऑन एसेट्स होता है, वो है कि वो 4 से 4.5% जाएंगे फ्रॉम द करंट रन रेट ऑफ 3.5%। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी बिग नंबर सर, कि अगर वो उस तरीके से चला जाता है। और दूसरा कॉल में सर उन्होंने बताया कि जो उनका फुल स्टैक पेमेंट इंफ्रा है, मतलब कि जिस तरीके से अगर आप पेटीएम को बोल लीजिए कि वो फुल स्टैक पेमेंट गेटवे है, उसी तरीके से बजाज फाइनेंस भी वो बना रहा है। तो उनका जो फुल स्टैक पेमेंट इंफ्रा है वो ऑलमोस्ट रेडी है। और आपको ये मेरे ख्याल में अगले साल वो बोले कि हम भी उसको भी लॉन्च कर देंगे। तो आपको अगर वो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस में किसी को इंटरेस्ट है कि प्लेटफॉर्म बिजनेसेस में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो बजाज फाइनेंस इज ऑल्सो शिफ्टिंग टूवर्ड्स द एंटायर प्लेटफॉर्म बिजनेस। तो ये दो चीजें थी सर। अदरवाइज ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, नेम्स हुए, ये सारे के सारे बेहतर आए थे जिस तरीके से हुआ था। कंपनी ने जो गाइडेंस दी हुई है, एस्टिमेट्स ऑफ जीएनपीए वो भी अच्छी है, कम है उस तरीके से। सो नंबर्स अच्छे आए थे। बट आई थिंक दो चीजें जो कॉल में मेरे लिए बहुत हटके रही हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट आया, ऑफकोर्स 9060 का टारगेट कर दिया, वो अलग चीज है। दूसरा कंपनी सर एबीबी इंडिया, ये जो इंडस्ट्रियल है, कैपिटल गुड्स है, ये आई थिंक बहुत टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि इनके नंबर्स आने चालू हो गए हैं। तो आपको नंबर्स दिखेंगे अच्छे हैं। एबिटा मार्जिन ऑफ कोर्स 9.5% हो गया सर इस कंपनी का, फ्रॉम 6.5% क्वार्टर और 7.5% YOY। बट इसमें ऑर्डर इनफ्लो देखना सबसे जरूरी चीज है सर। ऑर्डर इनफ्लो देखिए सर, YOY 46% ऊपर गया है ऑर्डर इनफ्लो। तो जब ऑर्डर इनफ्लो मतलब कुछ इंडस्ट्रियल कंपनीज को इतना स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ ग्राउंड वर्क में हो रहा है। तो आई थिंक बहुत टाइम के बाद मैंने देखा ये जो इंडस्ट्रियल कंपनीज के नंबर्स अच्छा आने चालू हो गए, वो हुआ। तीसरा सर परसिस्टेंट टेक्नोलॉजी कंपनीज बहुत अच्छी नंबर्स दे रही है, परसिस्टेंट के नंबर्स अच्छे थे। आई थिंक आई एम हैप्पी कि हाँ भी इनके जो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है 9.5% है कंपेयर टू एक्सपेक्टेड 8.5%। और सर मैं एक कंपनी ऐड कर रहा हूँ आज, टॉप 3 ही टॉप 4 दे रहा हूँ। आई थिंक फार्मा में बहुत टाइम के बाद कुछ अच्छा नंबर देखा सर। जैसे सिप्ला, आई थिंक सिप्ला के जो नंबर्स बहुत शानदार नंबर्स थे। उतने अच्छे नंबर्स टॉरेंट के नहीं आए सर। बट आप सिप्ला देखिए सर, 10% सेल्स ऊपर गई कंपेयर टू एक्सपेक्टेड ओनली 3% था। तो सिप्ला के नंबर्स, एबिटा जो है 1225 करोड़ आया कंपेयर टू 1190 करोड़ था। बहुत लोग सोच रहे थे कि मार्जिन प्रेशर रहेगा, बट ये कहां से इतना अच्छा नंबर आ गया सिप्ला का, आई डोंट नो। एज ए सेड, टोरेंट फार्मा उतना जबरदस्त नंबर नहीं था जितना ये मुझे सिप्ला में लगा। सो बजाज फाइनेंस, एबीबी इंडिया, सिप्ला और फिर परसिस्टेंट, इस तरीके से अगर मैं स्टैक कर सकता। ओके, तो मजबूत नतीजे आज फॉर ए चेंज ज्यादा नजर आ रहे हैं। कमजोर नतीजे भी हैं आपकी लिस्ट में आज? है सर, डॉक्टर लैल पैथ्स है। आई थिंक नंबर्स कमजोर थे अगर आप क्वार्टर देखें, और इन्होंने एक एक्विजिशन किया। डायग्नोस्टिक्स में कुछ ना कुछ हो रहा है सर। आई थिंक मेरे ख्याल में लिस्टेड स्पेस में डायग्नोस्टिक्स में या डायग्नोस्टिक में ये चौथा या पांचवा एक्विजिशन देखा होगा हमने जो हो रहा है। तो ये स्पेस बहुत ज्यादा बज कर रही है। तो सेल्स 18% नीचे थी क्वार्टर, एबिटा 25% नीचे था सर क्वार्टर। तो नंबर्स कमजोर थे इस कंपनी के। और ऑफ कोर्स ये सबर्बन का एक्विजिशन कर रहा है सर। तो मैं एक ट्वीट भी डाला है सर सुबह कि ये जो स्मार्ट कंपनीज है या स्मार्ट प्रमोटर्स है, डॉक्टर लैल पैथ खुद सर मेरे ख्याल में 45 टाइम FY22 ईवी एबिटा पे ट्रेड कर रहा है। और ये कंपनी खरीद रहा है जिसको वैल्यूएशन दे रहा है 18.5 टाइम। सो तो स्मार्ट प्रमोटर्स की हमें जो कंपनी ले रहे हैं उसका वैल्यूएशन आधा है कंपेयर टू व्हाट दे आर। दूसरा, अंबुजा सीमेंट वीक नंबर था सर। ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड था। सीमेंट में मैं सर बार बार एक चीज बोल रहा हूँ कि सबको मालूम है कि क्वार्टर 2 कमजोर आएगा। बट अनलाइक केमिकल्स, सीमेंट सस्ता है। सीमेंट एक सस्ता स्पेस है जहां पे वीकनेस आई थिंक और वैल्यूएशन जो दोनों है वो साथ साथ चल रहे हैं। कोई भी प्राइस हाइक सर, आप ध्यान रखना, कोई भी प्राइस हाइक अगर सीमेंट में आ गया तो ये स्टॉक यहाँ से चल पड़ेंगे सारे के सारे। सो अंबुजा सीमेंट्स, आपको पता है कोल के भाव बढ़ रहे हैं, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो नंबर्स गंदे आएंगे। उसी तरीके से चाहे वो अल्ट्राटेक था सर, चाहे वो ECC था, चाहे अंबुजा था, नंबर्स इसके वीक आए क्योंकि वॉल्यूम 3% नीचे गया था सर। एबिटा पर टन मेरे ख्याल में 1500 पर टन से 1150 पर टन आया था, तो नंबर्स कमजोर थे सर इसके। बट ये सस्ता स्टॉक है सर, 8-9 टाइम ईवी एबिटा पे ट्रेड करता है, तो महंगा स्टॉक नहीं है। तो वीक बट चीप। और तीसरा सर MGL, आई थिंक महानगर गैस ने डिसअपॉइंट किया। अगेन वो मालूम था कि होना ही ऐसा, बिकॉज जिस तरीके से गैस प्राइसेस बढ़ रहे थे। इसमें एक ही नंबर आप सर देखिए कि वॉल्यूम नंबर जो है वो इनलाइन आया। आई थिंक वॉल्यूम नंबर्स, आई थिंक कुछ इसका 3.1 MMS CMD आया, तो वॉल्यूम नंबर अच्छा था। पर इसका एबिटा पर SCM होता है सर, जिसको एबिटा पर यूनिट बोल लीजिए आप सिंपल लैंग्वेज में, जो 12.5 एक्सपेक्टेड था कि 12.4 आएगा, लेकिन आया इसका 10.5। तो मार्जिन हिट आया MGL पे because of the gas prices moving higher, and it was much more than what people were expecting. So 3 कमजोर में डॉक्टर लैल पैथ सर, अंबुजा और MGL। ओके,
तो मजबूत भी हैं, नतीजे तो कमज़ोर भी। तो ये है पूरा का पूरा विश्लेषण। बहुत बहुत धन्यवाद वरिंदर, नतीजों का पूरा विश्लेषण देने के लिए। और कल दिन आपके लिए ज़्यादा मुश्किल वाला होगा, क्योंकि गागर में सागर भरना है। इतने सारे रिजल्ट्स और बहुत सारे मार्केट बंद होने के बाद आएंगे, एफएनओ वाले भी, निफ्टी के भी और कैश के तो होंगे। तो कल आपके लिए देखना इंटरेस्टिंग होगा, टॉप 3 और सबसे ख़राब 3 वो कौन से होते हैं नतीजा। आइए इस बीच हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, वक्त है पिक ऑफ द डे का। सिमी जी गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरे पास मेरा आज का पिक ऑफ द डे होगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में खरीदारी करने का सलाह होगा। 495 का स्टॉप लॉस के साथ टाटा मोटर्स में खरीदारी करने का सलाह होगा। पहला टारगेट होगा 525 535, इस रेंज को पार करेगा तो 545 555 का दूसरा टारगेट के लिए टाटा मोटर्स को खरीद कर चलने का सलाह होगा। ये स्टॉक मेरा पोर्टफोलियो में है, तो ये डिस्क्लोजर है मेरे तरफ से। तो उसमें करें खरीदारी, ये है राय सिमी जी की तरफ से। बंसल जी आपको क्या पसंद है आज के लिए? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मेरे को पसंद है एक से ज्यादा अनिल जी 2 स्टॉक तो कॉम्बो पिक लाया हूँ। एक तो हमने कल ही दिया था, मैंने और कुणाल जी ने, अशोक लीलैंड। अब कैश के लेवल्स दे रहा हूँ। अशोक लीलैंड पे खरीदारी की राय है 135 रुपये 50 पैसे, 135.5 का स्टॉप लॉस लगाना है। 155 के टारगेट के लिए अशोक लीलैंड है पहली पसंद। और दूसरा स्टॉक है स्टील अथॉरिटी सेल। मेटल्स में लग रहा है कि अब एक अपमूव शुरू होगा, तो सेल को चूज करा है 114.50, 114 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस, 128 रुपये का टारगेट। ओके, तो अशोक लेलैंड पसंद है बंसल जी को, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। और सेल पसंद है। सेल तो वायदा कारोबार के बैन में है शायद अभी तक, लेकिन हाँ कैश में छोटा स्टॉक है, आप डिलीवरी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैन से बाहर निकलेगी आजकल में संभावना पूरी है, क्योंकि एक्सपायरी के नज़दीक बैन से बाहर निकलता है। तो सेल पर खरीदारी करने की राय आती देखते हैं, यानी कि मेटल्स में है तेजी। कुणाल जी आपका भी कोई मेटल स्टॉक है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मेटल नहीं है, बैंकिंग स्टॉक है। और कल भी अनिल जी इसका जिक्र मैंने और राकेश जी ने किया था। 10 की कमाई का हमारा स्टॉक था IDFC फर्स्ट बैंक, जिसको अब ट्रेडिंग के लिहाज से अनिल जी खरीदने की मेरी राय है। एक ब्रेकआउट आता हुआ कल के ट्रेड में हमने देखा। आज अगर किसी गिरावट में मिल जाए तो मुझे लगता है अनिल जी इसको खरीदना चाहिए। कल बंद हुआ था कुछ 53 रुपए के आसपास, 52 रुपए पर मिले तो खरीदें। 51 रुपए का स्टॉप लॉस रख लें, 1 रुपया नीचे। और मुझे लगता है अनिल जी इसमें 57-58 के लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे, तो IDFC फर्स्ट बैंक पे मेरी खरीदारी करें। IDFC फर्स्ट बैंक, ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए धीमे धीमे मजबूती बनाता हुआ ये भी शेयर। अविनाश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपको क्या पसंद है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी जो कैश काउंटर है जो हमको पसंद है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में काफ़ी वेल नोन प्लेयर है, जिस कंपनी का नाम है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। कंपनी की जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी और अनुमान था कि सेकंड हाफ में ग्रोथ ज़्यादा जोर से आएगा, हमको लग रहा है कि ये स्टॉक एक अच्छा पोजिशनल पिक हो सकता है करीबन 6 से 12 महीने के लिए। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की ब्रांड पोजिशनिंग और इनका जो प्रोडक्ट रेंज है, हमको लग रहा है कि करीबन 400-410 का टारगेट यहाँ पे पॉसिबल है। ये इन्वेस्टमेंट पिक रहेगा। और दूसरा जो नियर टर्म में शॉर्ट टर्म पिक रहेगा वो बेसिकली अडानी पोर्ट्स रहेगा। आज कंपनी के नतीजे में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार के पोर्ट के वॉल्यूम्स पिछले 2-3 महीने से बढ़े हैं, इसका फायदा अडानी पोर्ट्स को जरूर होगा। नतीजे मेरे ख्याल से काफ़ी स्ट्रांग आएंगे। ऊपर से जिस प्रकार की एक्सपेंशन इन्होंने काफ़ी पहले से अनाउंस की है, काफ़ी पोर्ट एक्विजिशन किया है, तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे रहने की उम्मीद है। तो ये भी एक एक्यूमुलेट करने वाला स्टॉक है। करीबन 740 का भी रेट चल रहा है। हमको लग रहा है कि एटलीस्ट कम से कम 6 to 12 मंथ्स का नजरिया लेते हैं तो 870-900 का भी टारगेट पॉसिबल है। बट डेफिनेटली रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो आपको आने वाले 1-2 दिन में भी शॉर्ट टर्म में इसमें तेजी देखने को मिलेगी। ओके, तो आज अदानी पोर्ट्स के भी नतीजे हैं, अदानी एंटरप्राइजेस के भी, तो नतीजों के लिहाज से लंबी लिस्ट है और यहाँ पर खरीदारी करने के लिए ओरिएंट इलेक्ट्रिक के मैनेजमेंट से प्रभावित हुए हैं, जो कल सुबह आपके साथ हमारे साथ राकेश खन्ना साहब थे। और वाकई में उन्होंने कल न्यूज़ पर यूज़ में हमसे जो बात की, बड़ा स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिया है कि गजब का डिमांड है, गजब की प्राइसिंग पावर है। थोड़े मार्जिन को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं हैं, लेकिन मुनाफा दमदार बनते हुए नजर आ रहा है। सुमित जी भी तैयार है। सुमित जी बताएं। गुड मॉर्निंग सर, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे टीवीएस मोटर को सिलेक्ट करना चाहिए। टीवीएस मोटर में कल एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, कल एक अच्छी कैंडल फॉर्म हुई है। टीवीएस मोटर यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, जिसके अंदर मेरे को लगता है टीवीएस मोटर में यहाँ से ऊपर में
650 रुपए से लेके 660 रुपए तक का मूव ऊपर में देखने को मिल सकता है। 620 625 के आसपास खरीदारी करें, 601 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 650 रुपए से लेके 660 रुपए तक का मूव आज और 1-2 दिनों के अंदर टीवीएस मोटर में देखने को मिलना चाहिए। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा टीवीएस मोटर में। ओके, तो टीवीएस मोटर्स इस पर है आपके लिए खरीदारी की राय। ऑटो काउंटर्स आज फोकस में है। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और अब टीवीएस, 3 ऑटो पिक्स आपके लिए पिक ऑफ द डे में हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई दिख रही हैं। तो डेफिनेटली ये एक स्पेस है जहां पर एक्शन रहेगा। मारुति के नतीजे भी आने वाले हैं, थोड़ी देर में मारुति के नतीजों पर भी राय लेंगे, पर उससे पहले जो नतीजे आ चुके हैं वहां पर थोड़ी चर्चा की जाए। एक्सिस बैंक, ये भी पिछले 2 दिनों से हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर आ रहा है। नतीजे भी ठीक ठाक यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। कल वागले साहब ने भी इस पर खरीदारी की राय दी थी। कुणाल जी, जरा एक्सिस बैंक के चार्ट देखकर बताएं कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे सर इसके लिए? देखिए, चार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है दीपांशु। मैंने और राकेश जी ने भी खरीदारी की राय पहले दी थी और उसके बाद एक अच्छा मूव भी आया। कल हमने कुछ करेक्शन आते हुए देखा है, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो है कि जो मेजर लेवल्स हैं उसके ऊपर अब एक बड़ा ब्रेकआउट इसमें पूरी तरह से कायम हो चुका है और ये ब्रेकआउट 820 रुपए के ऊपर हुआ है। तो इन स्तरों पर बिल्कुल भी किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। अगर मान लीजिए आज कुछ सेल ऑन न्यूज देखने को मिलता है तो निचले स्तरों पर बाय करें। 820 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 820 रुपए का स्टॉप लॉस रखकर मेरी राय में बाय करना चाहिए। 900 रुपए के पार जाने की ताकत दिखती है। 900 रुपए के पार जाने की ताकत है एक्सिस बैंक पर। चलिए नजर रखते हैं। आईसीआईसीआई में तो दमदार रिएक्शन था नतीजों के बाद, एक्सिस क्या करेगा ये भी देखना जरूरी है। आईआरबी इंफ्रा, अविनाश जी जरा इस पर राय दें। जो बड़ी डील हुई है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हैं, हालांकि जो करंट मार्केट प्राइस है उससे काफ़ी लोअर, करीब 25% के डिस्काउंट पर होगा ये, बट आईआरबी इंफ्रा कैसे देखें इस बड़े अलॉटमेंट को और उसके बाद जो कर्ज कम करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा? आई थिंक दीपांशु डेफिनेटली न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव है। हालांकि 25% के डिस्काउंट पे हो रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम कंपनी की डेट पोजीशन पोस्ट इस इशू के बाद देखें तो काफ़ी हद तक ये इनके लेवरेज के लिए और इनके बिजनेस ऑपरेशंस के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। तो डेफिनेटली लिक्विडिटी आने से और ये कर्जा कम होने से आगे का जो पीरियड रहेगा वहाँ पे हमको लग रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ में अच्छा इम्प्रूवमेंट होने की उम्मीद है। तो डेफिनेटली इवन मैं समझता हूँ कि इवन करंट लेवल्स पे कोई खरीदना चाहे और अगर स्टॉक थोड़ा सा वीक ओपन हो तो डेफिनेटली इसमें आपको अच्छी पोजीशन बनानी चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक क्वासी इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है और जिस प्रकार से इकोनॉमी की ग्रोथ दिख रही है आने वाले 6 से 8 महीने में, हमको लग रहा है कि ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे ये एक मार्केट लीडर है, तो इसको जरूर फायदा होना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए आईआरबी इंफ्रा। लेकिन टेक्निकली अब देखना ये कि आज प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत तेजी से भागा है। थोड़े लंबे चार्ट्स देखेंगे तो अंदाजा लगेगा, और पिछले 2 दिनों में भी अच्छा भागा है। डील जो हुई थोड़ी नीचे के दाम पे 212 कर लीजिए, 211 212 और 200-300 रुपये ऑलरेडी आ चुका है। तो री रेटिंग पे आप कितनी करेंगे, देखते हैं आज क्या कुछ होता है, ऊपर खुलता है या प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ओवरऑल प्राइसिंग को एक बार अलग छोड़ दे तो कंपनी के लिए डील तो अच्छी है।